गाइस वेलकम बैक। और आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि फीचर सिलेक्शन करेंगे क्रेडिट कार्ड डेटा सेट। और पिछले नोटबुक में हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने डेटा को लोड किया था, उसमें से ईडी हमने कुछ किया था, कुछ नए फीचर्स जनरेट किए थे जैसे टाइम आवर हुआ, सेकेंड्स हुआ। फिर उसके बाद उन सारी चीज़ों को विजुलाइज किया था। फिर हमने देखा था कि कौन से फीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस प्लॉट्स। ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने कुछ ये वाले प्लॉट्स बनाए थे। आज हम करते हैं फीचर सिलेक्शन। ठीक। इस वीडियो में हम करेंगे फीचर सिलेक्शन। ठीक है, फीचर सिलेक्शन क्योंकि हमें पता है कि हमने टाइम, अमाउंट और क्लास, तीन फीचर्स को तो रखना ही रखना है। तो फीचर सिलेक्शन हम किस में करेंगे? V1 टू V28 जितने भी कॉलम्स हैं, हम उनमें हम फीचर सिलेक्शन करेंगे। ठीक। तो मैंने क्या किया कि मैंने पूरा डेटा सेट यूज कर लिया, अपने पूरा डेटा सेट जो भी मैंने डेटा सेट लोड किया था, पूरा पूरा डीएफ लोड कर लिया। ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, सारे रोज को सिलेक्ट कर लिए और कॉलम्स 1 टू 29 मैंने सिलेक्ट किया। 1 टू 29 का मतलब क्या है? V1 टू V28 वो कॉलम्स मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कॉलम्स क्या होगा? कॉलम्स हमारा एक लिस्ट होगा जिसमें कि ढेर सारे कॉलम्स होंगे। ठीक। फिर मैंने क्या किया कि फ्रॉड में मैंने क्या किया कि एक df डॉट क्लास इक्वल टू 1 फ्रॉड और नॉर्मल को मैंने सेपरेट आउट कर लिया। ठीक। तो फ्रॉड और नॉर्मल क्या होगा, ये एक बाइनरी वैल्यूज होंगी ट्रू और फॉल्स की। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ग्रिड स्पेस यूज किया। फिर यहाँ से मैंने ग्रिड बनाया और एक फिगर साइज मैंने डाल दिया। ठीक है। फिर मैंने फॉर लूप की मदद से मैंने अपने पूरे डेटा सेट में लूप लगाया, फिर इनमरेट किया। फिर मैंने वहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनाया बाय यूजिंग sns.distplot। वी क्रिएटेड अ हिस्टोग्राम एंड देन व्हाट वी डिड df डॉट कॉल फिर फ्रॉड। इसको हम यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि फ्रॉड के केसेस के लिए एक हिस्टोग्राम बना रहे हैं 50 बिन्स को लेके। और उसी ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल केसेस के लिए भी एक हिस्टोग्राम बना रहे हैं 50 बिन्स में। ठीक। तो जो भी रेड वाला आप देख सकते हो, जो भी रेड वाला ये आप कर्व देख सकते हो, जो भी रेड वाला डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, वो एक्चुअली फ्रॉड केसेज है और ग्रीन वाला हमारा नॉर्मल केसेज है। ठीक। हम यहाँ पे ये बिन्स बढ़ा सकते हैं। बिन्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि और ज़्यादा डेटा और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, और ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे और ज़्यादा उसमें लाइनिंग बनेगी। लेकिन हाँ, बिन्स हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन सीपीयू थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि हम V1 टू V28 इस ग्राफ से फीचर सिलेक्शन करेंगे। ठीक। फीचर सिलेक्शन कैसे करेंगे ग्राफ से, वो मैं बताता हूँ। ठीक है। अब तक आपको पता होगा कि फीचर सिलेक्शन हम म्यूचुअल इन्फो क्लासिफिकेशन, म्यूचुअल इन्फो रिग्रेशन से यूज करते थे, हम आरपीएफ यूज करते थे, हम क्लासिफिकेशन जैसे एक्सी बूस्ट हुआ, ग्रिड सर्च हुआ, एक्सी बूस्ट हुआ, या फिर एक्सप्लोरेटरी क्लासीफायर हुआ, डॉट हम फीचर इंपॉर्टेंस अंडरस्कोर करते थे, इससे हम फीचर सिलेक्शन करते थे। ये सारी चीज़ें आपको पता है। बट हम इसे आज कर्व से करेंगे, ये ग्राफ्स की मदद से करेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक। अब V1 को नोटिस करो। V1 में जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब क्या है कि हमारा नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। ठीक है। रेड का मतलब क्या है, हमारा फ्रॉड ट्रांजेक्शन है। दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही होगा कि जो V1 वाला कॉलम होगा, उनकी वैल्यूज जो होंगी वो फ्रॉड के लिए और नॉर्मल के लिए वैल्यूज अलग अलग हैं। ठीक। ये चीज़ यहाँ से समझ के आती है। ठीक। समझ में ये चीज़ आती है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं V15, ठीक है, V15 आप नोटिस करोगे। V15 जैसे ही आप नोटिस करोगे, वहां पे आपको पता चलेगा कि ग्रीन और रेड काफी ज्यादा ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है। इससे क्या हम समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि V15 वाले पर्टिकुलर कॉलम्स में फ्रॉड ट्रांजैक्शन के लिए और नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए जो उसमें वैल्यूज होंगी वो काफ़ी सिमिलर होंगी, ये हम समझ सकते हैं। ठीक। ऐसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सिमिलर होगा। ठीक। तो क्या आपको लगता है कि ये फीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे प्रिडिक्शन में? और इस कॉलम में वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, फ्रॉड के लिए भी और नॉर्मल के लिए भी। क्या ये इम्पोर्टेंट होगा? आप अपने दिमाग से सोचो और बताओ। तो आपका आंसर होगा नो, नहीं इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि
दोनों के लिए ये फीचर दोनों फ्रॉड के लिए भी और नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए भी, दोनों में ये जब फीचर की वैल्यूज सेम ही होंगी तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होगा हमारे मॉडल प्रिडिक्शन में, तो हम इनको ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये पता करना है कि हमारे पास कितने फीचर्स इस पूरे ग्राफ में हैं जिनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो V13 हम नहीं, V13 को हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, V15 को ड्रॉप करना पड़ेगा, और V22 को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, V23 को ड्रॉप करना पड़ेगा, V24 को ड्रॉप करना पड़ेगा, V25, V26 को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये सारे जो V25, V26, V24, V23, इन सारी चीज़ों को हम अपने डेटा सेट से ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारा एक टाइप का फीचर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे वो सारे फीचर्स लिख लिए जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, फिर मैंने क्या किया कि एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाया। अगेन आपको पता है कि कोरिलेशन मैट्रिक्स हम बनाते कैसे हैं, DF.CORR। फिर अगर हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे लिए पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, फिर उसको मैंने क्या किया, SNS.heatmap से इसको थोड़ा सा मैंने विजुलाइज कर दिया। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो कि आपको क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म अगर आप इस कोरिलेशन मैट्रिक्स में आओ, यहाँ पे आप एक मिनट, थोड़ा सा हम नीचे जाते हैं। हाँ, अभी सही है। आप देखो कि जो क्लास वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको मुझे थोड़ा सा जूम करना चाहिए। हम्म हम्म, आप यहाँ पे क्लास देखो, और यहाँ पे जितने भी फीचर्स हमने ग्राफ की मदद से, जितने भी हमने अभी प्लॉट कराए थे, जितने भी हिस्टोग्राम हमने देखा था, वहाँ से हमने V21, V22 ये सारे जो फीचर्स हमने बोले थे कि इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारे फीचर्स आप देख सकते हो। कुछ इनका कलर जो है वो यहाँ इस कलर से मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे फीचर्स जो हैं ये क्लास से रिलेटेड नहीं है, को रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इनकी और क्लास के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हम ये वेरीफाई करते हैं कि जितने भी फीचर्स हमने यहाँ पे देखे थे जिनके डिस्ट्रीब्यूशन सेम थे, वो सारे फीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे कि हम उन सारे फीचर्स को ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने V13, V15, V22, 23 ये सारी चीज़ों को हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, फिर मैंने टाइम मिनट को भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमने देखा था कि टाइम और मिनट, टाइम और ट्रांजैक्शन कोई कुछ खास रिलेशन नहीं बन रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ड्रॉप कर दिया, और मैंने टाइम को भी ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमने टाइम को ऑलरेडी हमने आवर्स में कन्वर्ट करके ऑलरेडी रख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू इन प्लेस मैंने यूज़ किया। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड स्केलर की यूज़ करके स्केल डाउन किया है। ठीक, हम आप रोबस्ट स्केलर भी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें आउटलायर्स आउट एक्चुअली रोबस्ट स्केलर क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट स्केलिंग मेथड होता है जो कि आउटलायर्स को नेग्लेक्जिबल कर देता है। ठीक है, तो आपका जो भी मॉडल होगा उसका आउटलायर्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप रोबस्ट स्केलर यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इन इस केसेस में मैं स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहा हूँ, बट आई वुड प्रेफर यू टू यूज रोबस्ट स्केलर। बस आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड स्केलर की जगह रोबस्ट स्केलर कॉल करना है। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट आ जाता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, स्प्लिट डेटा सेट करते हैं। स्प्लिट डेटा सेट करेंगे ट्रेन और टेस्ट में। ठीक, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, जब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको समझिए मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जब भी हमारे पास एक डेटा सेट होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें से मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं। ठीक, फिर उससे हम क्या करते हैं कि उसमें कुछ प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करते हैं, उसमें ईडीए करते हैं, कुछ नए फीचर जनरेट करते हैं, कुछ फीचर सिलेक्शन करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद डेटा को क्लीन करते हैं। डेटा क्लीन के बाद हम क्या करते हैं, उस डेटा सेट को ट्रेन और टेस्ट में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ट्रेन और टेस्ट में ब्रेक करने के बाद हम ट्रेन को अलग स्केल करेंगे, टेस्ट को अलग स्केल करेंगे।
ट्रेन में हम क्या करेंगे, ट्रेन में आउटलायर्स ढूँढेंगे, ट्रेन्स डेटा सेट से हम आउटलायर्स निकालेंगे, बट हम टेस्ट डेटा सेट को टच भी नहीं करेंगे। टेस्ट डेटा सेट से हमें कोई भी आउटलायर्स नहीं निकालना होता है, ठीक? उसको एज़ इट इज़ हम टेस्ट करेंगे, उसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, ठीक? और ओवर सैंपलिंग करना हो, अंडर सैंपलिंग करना हो, ये भी हम केवल और केवल टेस्ट डेटा सेट पे नहीं करते, ये केवल हम ट्रेन डेटा सेट पे हम करते हैं, ठीक है? हम ऐसा सोच के चलते हैं कि टेस्ट डेटा सेट केवल क्लीन डेटा सेट है, वो किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, तो हम उसमें कुछ भी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है, ठीक? फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आप आते हैं अपने नोटबुक पे, यहाँ पे देखते हैं, फिर हमने ट्रेन डेटा को अलग किया, टेस्ट डेटा सेट को अलग ब्रेक किया, फिर उसके बाद हमने वैल्यू काउंट यूज़ किया, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ट्रेन क्लास में हमारे पास 369 वैल्यूज़ हैं फ्रॉड के, और टेस्ट डेटा सेट में 123 वैल्यूज़ हैं फ्रॉड के, ठीक है, टेस्ट डेटा सेट में। अब हम अगले वीडियोस में देखते हैं कि हम आउटलायर्स कैसे फाइंड करते हैं और आउटलायर्स कैसे निकालते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? अंटिल देन, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करो, और लाइक शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।